क्या बिना किसी चमक धमक वाले नकली सीजीआई के सिर्फ समुद्र की असली खूंखार लहरों और मशालों की रोशनी के दम पर 240 मिलियन डॉलर की महागाथा महाकाव्य बनाई जा सकती है? हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने द ओडिसी के जरिए न सिर्फ इसे सच कर दिखाया है, बल्कि दर्शकों को एक ऐसा विजुअल शॉक दिया है जिसे सिनेमाई इतिहास में सालों तक याद रखा जाएगा। यह फिल्म प्राचीन इतिहास को आधुनिक संवेदनशीलताओं के साथ जोड़ने वाली एक बेजोड़ मास्टरपीस बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ओडिसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसे मास्टरपीस क्यों बताया जा रहा है। यह फिल्म महान ग्रीक कवि होमर के प्राचीन और कालजयी महाकाव्य द ओडिसी पर आधारित है। कहानी ट्रोजन युद्ध के ठीक बाद से शुरू होता है। इथाका के राजा और महान योद्धा ओडिसियस युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन समुद्र के देवता पोसिडॉन के श्राप के कारण उनका अपने घर लौटने का सफर एक दुखद स्वप्न में बदल जाता है। फिल्म ओडिसियस के उस 10 साल लंबे खौफनाक और थका देने वाले सफर को दिखाती है जिसमें उन्हें साइक्लोप्स, एक आंख वाला विशाल राक्षस, साइरन्स, जहरीली आवाज वाली जलपरियां और जानलेवा समुद्री तूफानों से लड़ना पड़ता है। लेकिन यह सिर्फ बाहरी राक्षसों की कहानी नहीं है, बल्कि ओडिसियस के भीतर चल रहे युद्ध, अकेलेपन और अपराध बोध का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सफर है। दूसरी तरफ उनके राज्य इथाका में उनका परिवार महल पर कब्जा करने वाले दुश्मनों से जूझते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बात करते हैं स्टारकास्ट की। नोलन ने इस महागाथा को जीवंत करने के लिए हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों को चुना। मैट डेमन ओडिसियस के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने इथाका के थके हुए, परेशान लेकिन दृढ़ निश्चयी राजा की भूमिका निभाई। उनके चेहरे का दर्द और अभिनय फिल्म की जान है। यहाँ तक कि प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए उन्होंने 1 साल तक असली दाढ़ी बढ़ाई। इसके बाद एनी हैथवे पेनेलोप के रूप में नजर आएंगी, जो कि ओडिसियस की वफादार पत्नी, जो महल के भीतर राजनीतिक षड्यंत्रों और दुश्मनों का सामना करते हुए अपने पति का इंतजार कर रही है। इसके बाद टॉम हॉलैंड टेलीमेकस के रूप में नजर आएंगे। ओडिसियस के युवा और साहसी बेटे के किरदार में टॉम ने एक बेहतरीन और परिपक्व परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ आपको जेंडाया भी दिखाई देंगी। नोलन ने ग्रीन स्क्रीन के सामने अभिनेताओं को खड़ा करने के बजाय तूफानी लहरों और खतरनाक समुद्री दृश्यों को असली जहाजों पर वास्तविक समंदर के बीच लाइव रिकॉर्ड किया है। जब स्क्रीन पर जहाज भंवर में फंसता है तो दर्शकों को कोई बनावटी कंप्यूटर विजुअल्स नहीं, बल्कि कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड की गई पानी की भयानक ताकत दिखाई देती है, जो रोंगटे खड़े कर देती है। इस फिल्म में राक्षसों और जादुई दृश्यों का भी रोमांच है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के सबसे खतरनाक और चर्चित किरदारों को बिना किसी भारी भरकम कंप्यूटर एनिमेशन के कैमरे पर उतारा गया है। एक आंख वाला विशाल राक्षस साइक्लोप्स। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इस एक आंख वाले दैत्य को, राक्षस को, जो नरभक्षी है, इसको दिखाने के लिए नोलन ने किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय टीम ने एक विशालकाय एनिमेट्रॉनिक पपेट तैयार किया, कठपुतली की तरह। और यह पपेट इतना असली और डरावना लगता है कि जब वह गुफा के दृश्यों में ओडिसियस के सैनिकों पर हमला करता है तो एक्टर्स के चेहरे पर दिखने वाला डर पूरी तरीके से असली लगता है। वह राक्षस, वह नरभक्षी ओडिसियस के सैनिकों को कच्चा चबा जाता है। इसके बाद आती है इंसानों को जानवर बनाने वाली जादुई डायन सिरसी। कहानी का एक और मुख्य आकर्षण यह रहस्यमयी जादूगरनी सिरसी है, जो ओडिसियस के सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर जानवरों में बदल देती है। इस दृश्य को नोलन ने बहुत ही कलात्मक और मनोवैज्ञानिक तरीके से बिना किसी डिजिटल छेड़छाड़ के फिल्माया है, जिसकी दर्शक थिएटर्स में खूब तारीफ भी कर रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन का सपना इस फिल्म को 100% आईमैक्स कैमरों पर शूट करने का था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। परंपरागत आईमैक्स कैमरे जब चलते हैं तो उनके भीतर 70 mm की भारी फिल्म रील इतनी तेज दौड़ती है कि वह किसी डीजल इंजन जैसी भारी गड़गड़ाहट पैदा करती है, भारी आवाज पैदा करती है। इस शोर की वजह से क्लोजअप दृश्यों में एक्टर्स के डायलॉग रिकॉर्ड करना लगभग असंभव होता था, क्योंकि माइक सिर्फ कैमरे की खड़खड़ाहट, गड़गड़ाहट को ही पकड़ता था। इस समस्या को हल करने के लिए नोलन और उनकी टीम ने एक कमाल का जुगाड़ निकाला। उन्होंने एक स्पेशल 300 से 400 पाउंड करीब
वजन वाला साउंड प्रूफ बक्सा तैयार किया जिसे ब्लिम्प कहा गया। इस भारी भरकम बक्से के अंदर जब आईमैक्स कैमरे को बंद किया गया तो कैमरे का 90% शोर अंदर ही कैद हो गया, जिससे ऑन सेट लाइव ऑडियो रिकॉर्ड करना मुमकिन हो पाया। लेकिन इसमें भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। ब्लिम्प बक्सा इतना विशालकाय था कि जब उसे क्लोजअप सीन के लिए दो एक्टर्स के बीच में रखा गया तो भारी बक्से के कारण एक्टर्स एक दूसरे का चेहरा या आई लाइन ही नहीं देख पा रहे थे। तो आई लेवल जब नहीं देख पाएंगे तो आई कांटेक्ट करके अपने शॉट कैसे देंगे। बातचीत के दौरान आंखें मिलाने के लिए नोलन ने कैमरे के लेंस के पास दो छोटे शीशे फिट करवाए। इस जुगाड़ की वजह से एक्टर्स कैमरे के सामने सीधे ना देखते हुए भी शीशे में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन देखकर एकदम परफेक्ट आई कांटेक्ट के साथ डायलॉग बोल पाए। बताया जाता है कि शूट के दौरान नोलन ने किसी भी कृत्रिम स्टूडियो लाइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। रात और गुफाओं के दृश्यों को केवल असली मिसालों और आग की रोशनी में शूट किया गया है, जो फिल्म को एक ऐतिहासिक, कच्चा और यथार्थवादी लुक देता है। इसके साथ ही फिल्म में एक सीन है जहां पर मरे हुए सैनिक वापस आते हैं। वह दृश्य भी कमाल का लगता है क्योंकि उसमें भी ऐसे CGI और VFX यूज नहीं किए हैं। सेट और कॉस्ट्यूम में बात करते हैं। चमकीले महलों के बजाय मिट्टी, पत्थरों और असली लकड़ियों से बने रियलिस्टिक सेट तैयार किए गए हैं। यात्रा के दौरान मैट डेमन के फटे पुराने और गंदे कपड़े उनके 10 साल के शारीरिक और मानसिक दर्द को बखूबी बयां करता है। नोलन की पिछली फिल्मों की तरह इसका अंत भी सीधा साधा नहीं है। क्लाइमैक्स में नोलन ने जो मूल कहानी है, जो मूल महाकाव्य है, उस कहानी से हटकर एक बिल्कुल नया और गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ दिया है। ओडिसियस का अपनी पत्नी पेनेलोप से मिलना और महल के प्रतिद्वंदियों से निपटने का आखिरी के 20 मिनट का तरीका बेहद तनावपूर्ण, इमोशनल और हैरान करने वाला है। खासतौर पे उस सीन में जब ओडिसियस अपनी पत्नी से बिना अपनी पहचान बताए मुलाकात करता है, ओडिसियस की कहानी उसे सुनाता है, तब एकदम भावुक कर देने वाला पल लोगों को दिखता है। फिल्म की कमी में बात करें तो फिल्म की जो रफ्तार काफ़ी धीमी है और इसकी लंबाई कुछ आम दर्शकों को थका सकती है। फिल्म जब शुरू होता है तो आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी, लेकिन जब वहाँ पर नरभक्षी आता है उसके बाद से कहानी अच्छा मोड़ ले लेती है। जो लोग इसे ट्रॉय जैसी मार-धाड़ वाली टिपिकल एक्शन फिल्म समझकर थिएटर जाएंगे उन्हें निराशा होगी, क्योंकि इसमें ऐसा एक्शन नहीं दिखेगा। यह एक्शन से ज़्यादा एक आंतरिक और दार्शनिक यात्रा है ओडिसियस की। गंभीर विषयों और भारी संवादों के कारण फिल्म का माहौल काफ़ी गंभीर बना रहता है, लेकिन देखने में मज़ा आता है। जो सिनेमा प्रेमी हैं उनको खास तौर पर मज़ा ही आता है। इसमें मनोरंजन या हल्के फुल्के पलों वाली भारी कमी आपको खल सकती है कि अगर आप जोक या कॉमेडी तलाश कर रहे होंगे तो। अंतिम निष्कर्ष पर जाते हैं कि द ओडिसी केवल एक फिल्म नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर महसूस किया जाने वाला एक ऐतिहासिक और भावनात्मक अनुभव है। यदि आप नोलन के सिनेमाई स्टाइल और ऑन सेट लाइव एक्टिंग और बिना बनावटी ग्राफिक्स वाले शुद्ध सिनेमा के दीवाने, तो आपको यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने ओडिसी, द ओडिसी फिल्म के बारे में बातचीत की, नोलन की फिल्म मेकिंग स्टाइल पर बातचीत की और इसमें क्या कुछ नया उन्होंने ट्राई किया है इस पर भी हमने बातचीत की। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने द ओडिसी देख ली हो तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।